हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में आप लगातार कार्य कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जो हमारी एक सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर जो इंटरव्यू के माध्यम से हम आपको बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपको आगामी जो परीक्षा है, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो आज इसी सीरीज में हमारे बहुत ही सम्मानित और मैं तो चूंकि विशेष तौर पे आज हमारे साथ में जो हमारे सर आज जुड़े हुए हैं, ये मेरे भी सर हैं और आप लोगों के भी सर हैं और बड़े भाई साहब भी हैं। बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते हैं और सब्जेक्ट के अंदर विशेष नॉलेज इनको प्राप्त है। और ये पिछली जो अभी यूपी के अंदर जो एडिड जो वैकेंसी हमारी आई थी, शायद 49 में सर। 47। हाँ सॉरी, 47। तो 47 के अंदर ये यूपी के अंदर जो वैकेंसी हमारी 47 विज्ञापन संख्या के तहत आई थी, तो उसमें ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित भी है। और विशेष सने इनका हमें तब भी मिलता है चूंकि जिस यूनिवर्सिटी से हम पीएचडी कर रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी के साथ सर भी साथ एफिलेटेड है और ये भी सर भी अभी जो है पीएचडी वहाँ पे करा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में अभी सर कार्यरत है। तो सबसे पहले तो सर से ही हम एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेंगे। सर, आप इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूवर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, और एक बहुत ही अच्छा आगे मार्गदर्शन आपको हमें मिलने वाला है। सभी एस्पिरेंट को मेरा नमस्कार। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर दीपक वैसला है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। एड 47 में मेरा चयन हुआ है। आवाज स्पष्ट आ रही है? हाँ। देखिए, ये जो आपका स्ट्रगल का दौर है, आप या तो इसको स्ट्रगल कह ले या ये कह ले कि ये हमारे गोल पर पहुंचाने में हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। तो ये जो स्ट्रगलिंग दौर है, इसमें समय समय पर हर्डल्स आते हैं, उन्हें हमें कैसे फेस करना है और कैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। देखिए, हम सीधी बात करते हैं, क्योंकि रोहतास जी नेट की कोचिंग कराते हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए भी अपना प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहिए। जैसी आपकी नॉलेज है, उसके अनुरूप आपको अपना प्लेटफॉर्म आगे बढ़ाना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का चूंकि एडवर्टाइजमेंट चल रहा है एड 51, तो उसमें भी आपको आगे कार्य करना चाहिए, क्योंकि जैसी आपकी नॉलेज है उसके लिए आपको ये आपके लिए एक बेहतर एक्सपोजर होगा और बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है। देखिए, कोई बनना बड़ी बात नहीं है। सफल और असफल में एक छोटा सा मार्जिन होता है। मैं तो कहूंगा सफल तो कोई होता ही नहीं। बस ये है कि जो प्राप्ति में और ना प्राप्ति में बस एक माइनर सा गैप है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। देखिए, स्टडी जो करनी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। कई बार हमें पढ़ते हुए ये पता नहीं चलता कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप स्टडी कर रहे हो, तो आसान क्वेश्चन पर इतनी पकड़ होनी चाहिए, इतनी मास्टरी होनी चाहिए कि वहां कंफ्यूजन क्रिएट ना हो एग्जाम के दौरान। तो इसलिए आपको जो इजी क्वेश्चन है, जो परंपरागत क्वेश्चन है, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आते हैं, उनको आपको गलत नहीं करना है। देखिए, टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन लक बाई चांस होता है। किसी ने बर्नी की ऑटोबायोग्राफी से पूछ लिया, किसी ने विलियम वेंडरबिल्ट की ऑटोबायोग्राफी से पूछ लिया, तो उसके लिए आप पूरी बुक तो पढ़ोगे नहीं। इसलिए सबसे बेस्ट वे ये है कि जो आसान क्वेश्चन है वो गलत ना हो। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स हैं, आप उनको बार बार रिवाइज कीजिए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए। एक्सप्लेनेशन से ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अब सिलेक्शन का की क्या होता है, हिस्ट्री तो चूंकि सबकी लगभग 19-20 का फर्क होगा, कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है। जिसकी हिस्ट्री अच्छी है वो 50 कर लेगा, जिसका थोड़ा वीक है वो 47-48, इससे ज्यादा गैप नहीं बनेगा। सिलेक्शन के लिए आप गैप कैसे बनेगा कि जो 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी से, तो आपको 5 क्वेश्चन चूंकि हिस्ट्री में तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल भी पूछ सकता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी में बेहद आसान क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे वेस्टफेलिया की ट्रीटी कब हुई थी,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, तो बड़ा आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैजनिका के बारे में पूछ लेंगे, किस देश के थे, काउर किस देश के थे। तो इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पर अपना काम कर ले। मुश्किल से 1 या 2 दिन का काम होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। एक दिन भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लोगे और एक दिन पेपर से पहले, तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत नहीं हो। पढ़नी कैसे है? अब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री है तो आप सत्यकेतु विद्यालंकार उठा के पढ़ने लगे, लाल बहादुर वर्मा पढ़ेंगे या जैनन माथुर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप क्या पढ़ेंगे, जो जनरल नॉलेज की बुक आती है ट्यूशंट, उसमें मुश्किल से 10 या 12 पेजेस है वर्ल्ड हिस्ट्री, सिर्फ वो पढ़ लें, वो सफिशियंट है। अब बात आती है हिस्टोरियोग्राफी की। हिस्टोरियोग्राफी में एक बुक आती है बंसल एंड खुराना, हिस्टोरियोग्राफी मेथड्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ऐसे करके एक बुक आती है। आप उसको परचेस कर ले, और उसमें भी पूरी बुक नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए एग्जामिनर का प्रयास ये रहता है, या पेपर सेटर का, कि क्वेश्चन इसमें आसान से आसान बनाए। तो वो आसान क्वेश्चन बनाएगा। और आसान क्वेश्चन हिस्टोरियोग्राफी से क्या बनता है, एक तो बुक का नाम, जैसे हिंदू पॉलिटी किसने लिखी है, केपी जायसवाल ने। द सेक्वेन म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 किसने लिखी है, आरसी मजूमदार ने। तो इस तरह से आस बुक के नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, एक बनता है सामान्यतः जो स्टेटमेंट होते हैं, जैसे हिस्ट्री साइंस नो लेस एंड नो मोर, किसने कहा, जेबी ब्यूरी। तो ये इस तरह से आसान क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ये किसने कहा। तो आसान स्टेटमेंट बनते हैं। तो स्टेटमेंट और बुक, या आप सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लें, तो 5 क्वेश्चन आपके 5 के 5 सही हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 5, एक दो कम या ज्यादा हो सकता है, 4-6 भी हो सकते हैं। तो देखिए हिस्ट्री का जो आपका मार्जिन था वो यहाँ पूरा हो जाएगा, यहाँ आप लीड बना। कोर्स सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सामान्यतः जो जनरल स्टडी वाला पार्ट है वो स्ट्रांग होता है। तो इसलिए आपको सिर्फ हिस्ट्री पर ही फोकस नहीं करना है, जीएस पर भी फोकस करना है। हालांकि हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऐसे ही कैजुअल छोड़ दोगे, पढ़ते तो उसे भी रहना है, उस पर अच्छा रखना है, उस पर मतलब जो मानवीय त्रुटि है उसकी संभावना नगण्य होनी चाहिए। आप प्रयास किस पर करेंगे, तो 30 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, जिसमें पहली यूनिट होती है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें मंथली मैगजीन पढ़नी है, कोई ईयरली बुक आती हो, जैसे जब बीसीएस का पीटी होता है उस समय एक वार्षिक बुक आती है, वो ले ली, तो उससे 5 क्वेश्चन लगभग आपके सभी हो जाएंगे। तो इसी तरह कोई भी ईयरली बुक हो वो पढ़ लीजिएगा। अब आता है एनवायरनमेंट वाला पोर्शन। एनवायरनमेंट में आप क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक पढ़ेंगे, कि शंकर आईएएस उठा लिया, मुझे तो वो पढ़ना है, मुझे एनवायरनमेंट अच्छा करना है, ऐसा नहीं है। वो आपको सिविल सर्वेंट नहीं बना रहे हैं, या आपकी वो सिर्फ सतही जानकारी चाहते हैं। जैसे नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछ लेंगे। अभी जैसे हमारे यहाँ चीता आया है, चीता कहाँ स्थापित किया गया है, पूनो में, पूनो नेशनल पार्क में, कि वो पूछ ले पूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, एमपी में। तो देखिए देखिए क्वेश्चन पूछने की प्रकृति क्या होती है, करंट कम ट्रेडिशनल पूछा जाता है। देखिए उनका एनवायरनमेंट का काम भी हो गया, करंट भी हो गया, उन्होंने ये पूछ लिया। अभी हाथी के लिए गलियारा कहाँ पर बन रहा है, केरला में, क्योंकि वहाँ हाथी रेल दुर्घटना के काफी शिकार हो रहे हैं। तो एलिफेंट रिजर्व के बारे में पूछ सकता है कि सबसे अच्छा एलिफेंट या सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, पेरियार। तो देखिए क्वेश्चन को समझो, करंट कम ट्रेडिशनल आएगा। सामान्यतः क्या पूछ सकता, कि जो एनवायरनमेंट से संबंधित एक्ट है हमेशा उसमें रहते हैं लाइमलाइट में, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इस तरह से पूछ सकते हैं। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, तो ये एक्ट याद होने चाहिए मुश्किल से 4-5। एक वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, तो 4-5 याद करने हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो बस एक तो हमें एक्ट याद करने हैं, 5 या 6 एक्ट है मुश्किल से, जो मैंने बताया यही है बस। एक हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, बस ये 6 चीज याद रखनी है। तो एक ना एक तो पूछेगा, तो ये तैयार। फिर एनवायरनमेंट से संबंधित मैंने जैसे बताया कि जो करंट कम ट्रेडिशनल है, जैसे आजकल पोल्यूशन की बात चलती है बार बार के दिल्ली दूसरी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल मानी गई है। पहली जैसे लाहौर, और सेकंड क्या मानी गई है, वो सॉरी इस्लामाबाद, और सेकंड दिल्ली। जी। अब दिल्ली मानी गई है, तो पोल्यूशन का पैरामीटर क्या है, कि जो हमारे यहाँ पीवी, लेड, PM 2.5, PM 10, और
इसी तरह से NO2, CO2, तो जो 8 पैरामीटर्स है वो कौन कौन से हैं वो याद कर ले। तो इस तरह से हमें पूरा एनवायरनमेंट नहीं पढ़ना, हमें देखना कि करंट में क्या चल रहा है, उसका ट्रेडिशनल पढ़ना है। एनवायरनमेंट तैयार हो गया, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो घटना चक्र होता है प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर आईएएस पीसीएस का, उसमें आपको आईएएस छोड़ना नहीं और पीसीएस छोड़ना नहीं। और कौन सा ले, रिसेंट वाला, 23 वाला। बिल्कुल। एनवायरनमेंट हो गया, लेकिन स्मार्ट स्टडी करेंगे, सिलेक्शन बहुत आसान है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे आता लगा, मैं बताता हूँ आपको सिलेक्शन बहुत आसान है, स्मार्ट स्टडी कीजिए। आप एक पोर्शन आता है आपका टीचिंग एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले, 3rd यूनिट। उसमें आप कैसे करेंगे कि कोई प्रीवियस ईयर की कोई बुक उठा ले और जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर है उनका एक्सप्लेनेशन देख ले, बस एक दिन का काम है बस। 3 यूनिट हो गई। एक यूनिट आती है हमारी कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर भी हमें सभी नहीं पढ़ना, उसमें जैसे आईसीटी है, इंटरनेट है, जो जो यूनिट है रिगार्डिंग सिलेबस, सिर्फ वह यूनिट हमें देखनी है, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं देखना। 4 यूनिट हो गई। अब 2 यूनिट, एक यूनिट में है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी भी कैसा होगा मैंने बताया, करंट कम ट्रेडिशनल। अभी जैसे बिपरजॉय आया तो ये क्या था, साइक्लोन था, साइक्लोन के बारे में पढ़ ले। बिल्कुल। अभी इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में पूरा नहीं पढ़ना। इकोनॉमी की हम कैसे बात करेंगे, जैसे अभी कोरोना के दौरान हमारा फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ गया। फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, बजट कैसे तैयार होता है, तो उसी मेन मेन टॉपिक पढ़े, पूरा नहीं पढ़ना। क्योंकि मुझे बताना, मैं ये बताना चाहता हूँ, वो आपका बेसिक नॉलेज चेक कर रहे हैं, वो आपको इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर नहीं बना रहे हैं। तो इसलिए सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बजट तैयार कर ले, जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है, और ये इस तरह से जो हमारी टर्मिनोलॉजी है बेसिक सी ये तैयार। इकोनॉमिक्स हो गया। ज्योग्राफी जो लास्ट यूनिट है, एक यूनिट में है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री के तुम स्टूडेंट हो वो आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्री में भी कैसे देखेंगे, जैसे सरकार का हमारी सरकार की क्या अप्रोच है, नेशनलिस्ट अप्रोच है। तो इसलिए जो नेशनल मूवमेंट है उस पर हमें फोकस करना होता है। अभी जैसे काकोरी कांड को काकोरी एक्शन डे कहा गया कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किस डे को ये घटना घटित हुई, वो तो खैर रोहतास जी बेहतर जानते होंगे, तो आपको बता दिया होगा। तो इस तरह से आप तैयार कर ले, क्योंकि ये जीएस में पूछा जाएगा ना ये। और अब आती है बात इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में भी जैसे थोड़ा टॉपिक लेंदी है, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेचर है या जुडिशरी है, उसके लिए आप पूरा तो पढ़ेंगे नहीं। 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक है। एक में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि पूरी यूनिट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में, 3 to 4 to 3 to 9, 6 आर्टिकल पढ़ने, बस यही तो पढ़ना है। और उसमें भी क्या पढ़ना कि जैसे एज 21 से घटा करके 18 की गई थी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत की गई थी, मेन मेन चीज पढ़ ले इलेक्शन कमीशन। अभी जैसे हमारे यहाँ विवाद हुआ, महाराष्ट्र में विवाद हुआ था, चुनाव आवंटन अधिनियम 1968, वो किसकी पावर है, तो उस पर जो निर्णय लेता है वो सेमी जुडिशियल पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, हमारा सेमी जुडिशियल पार्ट है, उसे अर्धन्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। तो इलेक्शन कमीशन को तैयार कर लेंगे, मुश्किल से 10 मिनट में आप तैयार कर लोगे, 30 मिनट में तैयार कर लोगे, आधा घंटे में कर लोगे मैक्सिमम। आधे घंटे में तुम्हारे क्वेश्चन तैयार, क्योंकि पूरी सभी सब यूनिट है। अब आती बात जुडिशरी की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्यादा बड़ी है, इसलिए उसको आप छोड़ सकते हैं। यदि करना चाहे तो उसमें जैसे अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, तो राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ ले। जैसे राष्ट्रपति चुनाव किस में होता है, ये 55 में, और उसका निर्वाचन मंडल किस में है, 54 में। तो इस तरह से मेन मेन उसमें से एक। तो इस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको ये देखना है कि जो बड़ा पार्ट है उसको छोड़ना है, जो छोटा पार्ट है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आसानी से हम तैयार कर सकते हैं, तो उसको आप तैयार कर लें। तो इस तरह से कि स्मार्ट स्टडी करके सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट, सिलेक्शन यदि आप बार बार रिवीजन करेंगे, तो बार बार रिवीजन जो होता है, रिवीजन वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप परफेक्ट हो जाओगे।
यानी कि जो इजी क्वेश्चन है वो गलत ना होने पाए, टफ क्वेश्चन गलत हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है यदि हमारे समीकरण सही होते हैं, लक भी कुछ चीज होता है अगर टफ क्वेश्चन में हमारा मन लक ठीक काम करेगा या हमने क्वेश्चन निकाल लिया तो वो हमें लीड में बना देगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर मैं कहता हूँ इस सभी पेपर अच्छे होने जरूरी है, हिस्ट्री में गलती ना होने पाए और फर्स्ट पेपर को आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे। मैं मानता हूँ 25 अराउंड आपको बनाना चाहिए, तो सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, देखिए स्टूडेंट, सर के द्वारा जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट की, 30 क्वेश्चन आपका पेपर फर्स्ट की, चूंकि टारगेट यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर को करके किया गया है, तो सर के द्वारा जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो जनरल पेपर आता है उसके अंदर जो अलग अलग हमारी यूनिट्स डिवाइड की गई है, जिसमें करंट अफेयर के लिए सर ने बोला कोई भी एक वार्षिकी, कोई भी ईयरली आती है पीसीएस के लिए, वो आपने लेनी है। टीचिंग रिसर्च के लिए सर ने बोला है कि आपका कोई भी पीवाईक्यू किसी भी बुक का उठा लीजिए, वो करना है। इसके बाद में आईसीटी आपने करना है, तो लेटेस्ट जो चीजें बेसिक आईसीटी से हमारा क्वेश्चन बनता है। ज्योग्राफी, करंट रिलेट करते हुए ज्योग्राफी। इसी प्रकार से आपने इकोनॉमी को भी करंट से रिलेट करते हुए काम करना है। इसी प्रकार से आपने जो पॉलिटी बताया है, पॉलिटी के अंदर एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी या हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है या प्रीमियबल जो है, बेसिक बेसिक बातें आपसे यहां से पूछी जाती है। ये इसके अंदर आपको कोई महारत हासिल नहीं करनी है, ये बात स्पष्ट तौर पे अपना अनुभव के आधार पे आपको बताया गया है। क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूं कि यूपी को टारगेट किया है, यही काम चाहे आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं, राजस्थान में भी कल सर नोटिफिकेशन आ गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा राजस्थान के अलावा एमपी के अंदर भी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है। आपका ज्ञान जो देखा जाएगा, जो नॉलेज आपको देखी जाएगी, वो आपके सब्जेक्ट के संबंध में देखी जाएगी। जो जनरल पेपर होगा, जनरल पेपर के अंदर आपको बेसिक क्वेश्चन आपसे बनेगा, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बस ये है कि आपको बेसिक नॉलेज करंट से रिलेट होती हुई आपको आती है। इसके बाद आए आप चाहे एमपी दीजिए, आप राजस्थान दीजिए, आप हरियाणा दीजिए, कोई भी स्टेट दीजिए, जनरल पेपर के अंदर यही हमारा रहता है। अब सर के द्वारा इसमें जो हमारा एडिट की मैं बात कर रहा हूं, 100 में से 70 क्वेश्चन हमारा रिटर्न, 30 सॉरी ये 100 क्वेश्चन का हमारा रिटर्न आता है, 70 सब्जेक्ट, 30 जनरल पेपर, और उसके बाद में 30 क्वेश्चन जो है हमारा, सॉरी 30 मार्क्स का जो है हमारा यहाँ पे इंटरव्यू हमारा यहाँ पे रहता है। ये सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे हमारा, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर यूपी के अंदर होता है। लेकिन आप इन्हीं बातों को अपने जो स्टूडेंट नेट वाले हैं उससे रिलेट कर सकते हैं। सर ने बोला है कि भाई बेसिक जो पार्ट है ना, बेसिक वाला पार्ट गलत नहीं होना चाहिए, इजी पार्ट गलत नहीं होना चाहिए। जो कहीं से कोई भी किसी भी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी से क्वेश्चन आ गया तो आप उसको नहीं पढ़ सकते, आप उसको नहीं पढ़ सकते। और एक दूसरी बात जो जनरल पेपर में सर ने बताई है कि चूंकि सरकार नेशनलिस्टिक अप्रोच पे काम कर रही है, यही चीज आप चाहे आपका 70 क्वेश्चन में जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट आएगा, मिडिवल और मॉडर्न से जो दे रहा है तो मैं उसके लिए बोलूंगा, चाहे एंशिएंट वाले अलग है, लेकिन मिडिवल हिस्ट्री में और ये राष्ट्रीय आंदोलन पे काम हो रहा है। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो इस अप्रोच के जो नेता है, मैं अक्सर यही बात बताता हूं कि चाहे उसमें आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, या अरविंदो घोष जी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, या सरदार पटेल जी हो, वीर सावरकर जी हो, मतलब इस तरीके के जो हमारे ये सारे के सारे राष्ट्रीय स्तर से जो संबंधित जो नेता है, इनसे इंडिविजुअली क्वेश्चन आजकल लगातार हमारा बन रहा है। जो क्रांतिकारी हमारे हुए हैं, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हमारे हुए, उन पे आपने काम लगातार यहाँ पे करना है। ये चीजें आपका सब्जेक्ट में भी है, सॉरी ये चीजें आपकी नेट में भी है, और ये चीजें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी ये चीजें हमारी यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। तो ये बात तो सर के द्वारा जो कंप्लीट हुई वो आपकी नेट को लेकर, और यही बातें आपकी प्रोफेसर को लेकर। अच्छा सर, एक बात और बताइए, बहुत सारे, चूंकि अभी हमारा प्रॉपर टारगेट नेट ही है, और हालांकि एक बैच हमारे पास में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, और वो वाला बैच जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मैं करा रहा हूं, उसमें वही स्टूडेंट हमारे हैं जो पिछली बार हमारे पास नेट जिनका हुआ वो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब जब एक निगेटिविटी आती है, जेआरएफ स्टूडेंट का हो जाता है, नेट स्टूडेंट का हो जाता है, एक निगेटिविटी ये बहुत सारे, क्योंकि ये हमारा जो आज समाज है या इस तरीके से ये बोलते हैं कि भाई नेट क्वालिफाई करके या जेआरएफ क्वालिफाई करके क्या आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं,
इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? तो इससे आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन में सिलेक्शन आसान है, बिसाइड्स ऑफ टीजीटी, पीएचडी एंड प्राइमरी एजुकेशन, ये आप समझ। फिर ये है कि बड़ी जॉब प्राप्त करनी है। अब आप ये मान के चले कि महल बनाने जा रहे हैं, फिर रखने में समय तो लगेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि छोटा सा घर बना लिया, लेकिन जब महल बनता लोग दूर से देखने आते। तो यदि प्रोफेसर बनने में थोड़ा समय भी लग गया, लेकिन यदि बन जाओगे तो सोसाइटी आपको जाने। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मेहनत करने वाला असफल हो जाए। समय लग सकता लेकिन असफल नहीं हो। करियर के जैसे एक वर्ड यूज करते हैं हम, अध्यवसाय। अध्यवसाय का मीनिंग क्या होता है कि जब तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर ले तब तक लगातार प्रयत्न करते रहना, उद्यमी बने रहना। इसलिए मैं ये कहूँगा कि नेगेटिविटी है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे उत्पन्न होती है, तब उत्पन्न होती है जब आपके पास नेगेटिव विचारों वाले व्यक्ति हो। कि मैं ये कहूंगा कि जो नेगेटिव विचारों वाले व्यक्ति हैं उनका परित्याग कर दें। कोई जरूरी नहीं है, मित्र तभी तक है जब तक वो पॉजिटिव बात करते। नेगेटिविटी से सिलेक्शन नहीं होता। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ना आए, थोड़ी बहुत आ गई ठीक है, लेकिन जो हमेशा नेगेटिव है उसका आप त्याग कर दें। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें ना। सिलेक्शन बहुत आसान है। मैं फिर कहता हूँ कि समय लग सकता है, असफल नहीं होंगे। यूपी होंगे, राजस्थान का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वहां होंगे, एमपी का आने वाला है वहां पर होंगे, और ये तैयारी करते रहेंगे। और हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बता दूं, एक पोस्ट होती है आर्कियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसका ध्यान रखें। असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट उसमें पीजी में 55% मांगते हैं, रिटर्न होता। बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर वहां नहीं होगा तो उधर होगा। रास्ते बहुत खुले हैं आप लोगों के लिए। हायर एजुकेशन में होता ठीक, नहीं तो असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट देख लेना। अच्छा, इसके तो फॉर्म। इसलिए अपॉर्चुनिटी हाँ, कम नहीं है आपके पास। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, इसके फॉर्म ये थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। और एक ही पेपर होता, तो इसके फॉर्म जब आएंगे तो जब आएंगे मुझे पता चलेगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप शेयर कर देना। तो मैं ये कहता हूँ कि ये आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बहुत से कंपटीशन की एक साथ तैयारी कर रहे हैं। पर्टिकुलर कंपटीशन के दृष्टिगत तैयारी नहीं होती। ये तो तैयारी क्या करते हैं कि तो चीजें इकट्ठा होती जाती है, इकट्ठा होती जाती है, और जब कोई भी पेपर आता है तो हमारी जो समग्र नॉलेज इकट्ठा हुई है उसे अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए ये धैर्य रखें, सिलेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात और बताइए आप, है ना? आज के समय में आप देखते हैं कि ज़्यादातर के केसेज़ में, मान लिया जिस वातावरण में, जिस एरिया से हम बिलॉन्ग करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारा 12th हमारा कंप्लीट हुआ, और 12th के बाद में हमें, चूँकि वहाँ पे हमारा एक प्रॉपर बहुत सारा एम नहीं हो पाता है, गोल नहीं बन पाता है। तो आजकल जो कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि भाई ले लिया किसी में, कहीं बीए में एडमिशन ले लिया, एमए भी ऐसे ही कर लिया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को एमए तक भी हमें जानकारी नहीं होती, और एमए करने के कुछ समय बाद जानकारी मिलती है नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर ये आप बोल दिया, किसी ने बोल दिया, कोई दूसरा स्टूडेंट है, भाई रोहित ये ले रहा है, हिस्ट्री ले रहा है, या ये ज्योग्राफी ले रहा है, चलो मैं भी एमए ज्योग्राफी कर लेता हूँ। ये डेडिकेशन, मान लिया कि आप देखा जाए कि स्टूडेंट के अंदर ये समझ जो है इंटर के बाद में, तो इन स्टूडेंट्स के लिए आप बताइए थोड़ा सा 2 मिनट में। क्योंकि देखा देखी बहुत ज्यादा चलती है कि एमए क्यों किया, पता नहीं क्यों किया, क्या कारण था, पता नहीं क्या कारण था। इट थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ इट रहा है डजंट सर। मैटर कि इंटरेस्ट था या नहीं था। जी मैं जी। अपना एग्जांपल बताता हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है सर, थोड़ा सा आगे पीछे आप अपनी गाड़ी अभी को आ कर। रही है यहाँ से? हाँ, बस थोड़ा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा रहता है। अच्छा। हाँ, बस 2-4 मिनट का आप इसमें कर। जी जी। देखिए देखिए, ये मायने नहीं रखता कि इंटरेस्ट कब बना। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा उद्देश्य हमेशा से इंग्लिश का प्रोफेसर बनना था। सर्कमस्टांसेस ऐसी हुई, इंग्लिश का मेरा इंटरेस्ट छूट गया, तो मुझे हिस्ट्री में एडमिशन लेना पड़ा। तो मेरे सामने, आप मुझे देखिए, मेरे सामने तो कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं था। मैंने तो पीजी में आकर ये डिसाइड किया कि हिस्ट्री में नेट निकालना है। तो वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी एग्जाम निकालने के लिए, बिसाइड्स ऑफ यूपीएससी,
निकालने के लिए आपको मैक्सिमम 1 ईयर इज सफिशिएंट। 1 साल में नेट भी निकाल लोगे, 1 साल में अच्छी से तैयारी कर ली, हायर एजुकेशन में भी चले जाओगे, 1 साल सफिशिएंट। अच्छा, एक चीज़ तो ये तो वास्तव में अभी जैसा आपने बताया कि आपका मतलब मन था पूरा, उम्मीद थी कि इंग्लिश से प्रोफेसर बनना है। लेकिन कहीं न कहीं भगवान भी हमारी सुन रहा होता है। जो सर की जो लाइफ पार्टनर है वो इंग्लिश से ही भविष्य में कहीं न कहीं प्रोफेसर मिलेगी। उनका सब्जेक्ट शायद इंग्लिश ही है। तो देख लो, मतलब सर ने बोला कि मतलब भगवान ने बोला कि आप हिस्ट्री में जाइए, इंग्लिश के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, ठीक है कि अभी एमए के अंदर आपका नेट और एमए के अंदर ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ये आपका आया और इसमें आपने यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे आपने किया सर, ये बहुत बढ़िया बात है। चीजें अब लास्ट में बस आप 2 मिनट बता दीजिए सर जी, जैसे कि चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नेट हो जाता है, फिर ये रहता है, अभी मैं देख रहा हूँ कि कई स्टूडेंट का हमारा जेआरएफ हुआ है। अब वो ये कंफ्यूज है कि हम पीएचडी करें या हम अभी तैयारी करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, चूंकि पीएचडी में आने के बाद जो है हम फिर वहां पे कहीं ना कहीं टाइम हमारा लगता है। देखिए, ये सामान्यतः भ्रांतियां हैं कि पीएचडी में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग। मैं बताऊं, मेरे अंडर में जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं, जेआरएफ है, ठीक है। इट्स डिपेंड टू पर्सन कि आप कैसे व्यक्ति के अंडर या किसके सुपरविजन में आप काम कर रहे हैं। जेआरएफ में हमारा कोई साइंस का काम तो है नहीं कि हमें लैब में टाइम देना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि जीवन में अर्थ का बड़ा महत्व है, और इस दौर में, स्ट्रगलिंग दौर में, जब स्टूडेंट होते हैं, तो जेआरएफ तब हुआ है तो उसको यूटिलाइज कीजिए। फेलोशिप मिल रही है, पीएचडी में एनरोल हो जाइए, वो काम तो चलता रहेगा। अगर अच्छे सुपरवाइजर मिल जाते हैं, सामान्यतः सुपरवाइजर सब अच्छे ही होते हैं, एक दो एक्सेप्शनल केस वो बात अलग है, तो आपको आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा, मेंटली सेटिस्फेक्शन रहेगा, तैयारी करते रहिए। मैं तो ये मानता हूँ पीएचडी में एनरोल हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हायर एजुकेशन में आप जाओगे, अगर आप पीएचडी है तो आपका जो 7,000 वाला ग्रेड है वो 4 साल में लग जाएगा, अगर नॉन पीएचडी है तो 6 साल में, छह ठीक है, साल में। ये आगे भी इसलिए यानी ये कि काम भी बिल्कुल, साथ के साथ आप करते चलिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सर ने बताया इसमें कि कोई बात नहीं है, ना ही कोई एनर्जी। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए 2 चीज़ें होती है, ज्ञान होना और जो ज्ञान आपको है वो दूसरों को समझ में आना, इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद थोड़ा सा चूंकि हमने सर को बोला तो नेटवर्क इशू, सर को हमने बोला कि सर अभी ये इंटरव्यू कंडक्ट करना है, तो फिलहाल यूनिवर्सिटी के अंदर थे, यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सभी जो बातें हैं, जो स्ट्रेटेजी है, जो विचार है, वो विचार या बातें या जो भी एक एक बारीकी पे काम किया, मतलब बोला है सब्जेक्ट में भी और जनरल पेपर के अंदर भी, फिर भी किसी को कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा और आपके डाउट को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ठीक है।